नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे आंदोलनकारियों का सपना, भू कानून अपना। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राज्य आंदोलनकारी सरकार की अनदेखी से नाराज हैं। पिछले लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी सरकार से अपनी अलग अलग मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई न किए जाने से नाराज होकर राज्य आंदोलनकारियों ने 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर सीएम आवास कूच का ऐलान किया है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड का मौलिक स्वरूप बनाए रखने के लिए मजबूत और सख्त भू कानून, मूल निवास 1950 और धारा 371 कड़ाई से लागू होना चाहिए। हर राज्य का अपना भू कानून और मूल निवास की व्यवस्था है। ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय दलों ने प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। राज्य गठन के 23 साल बाद भी मूल निवासियों को कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा वो नुकसान में रहे हैं। तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी का कहना है कि सरकार की ओर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। वहीं विपक्षी दलों ने भी राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग का समर्थन किया। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राज्य आंदोलनकारी सरकार की अनदेखी से नाराज है। पिछले लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज होकर राज्य आंदोलनकारियों ने 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर सीएम आवास कूच का ऐलान किया। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड का मौलिक स्वरूप बनाए रखने के लिए मजबूत और सख्त भू कानून, मूल निवास 1950 और धारा 371 कड़ाई से लागू होना चाहिए। हर राज्य का अपना भू कानून और मूल निवास की व्यवस्था है। ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय दलों ने प्रयोगशाला बनाकर रख दिया। राज्य गठन के 23 साल बाद भी मूल निवासियों को कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा वो नुकसान में रहे हैं। आंदोलनकारी मंच लगातार राज्य हितों को लेकर संघर्षरत रहा है, और चाहे राज्य आंदोलनकारियों के हितों की बात हो या राज्य आंदोलन से राज्य हित के लिए जुड़ी बात हो, इतनी शहादत देने के बाद भी जिस प्रकार से जो आज जो वर्तमान स्थिति राज्य की है, तमाम हमारे प्रदेश की भूमि लुटती चली जा रही है। हमारा मूल निवास हमसे चिंता चला गया है, राजधानी अभी हमें तक नहीं मिली है, लोकायुक्त हमें अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आज जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारी मंच ने तमाम संगठन और संस्थाओं के साथ, जिन लोगों ने इस राज्य के लिए अपना जो है संघर्ष में योगदान दिया था, उनके साथ बैठ के जो है इस भू कानून, मजबूत भू कानून और मूल निवास के लिए हम लोगों ने बैठक करी है। आगामी क्रांति दिवस 9 अगस्त के दिन हम लोग मुख्यमंत्री पूछ करेंगे, और तमाम राज्य से जो भी यहाँ पर राज्य हित के लोग, जो संस्थाएं जो काम करती हैं, जो लड़ती हैं, जो संघर्ष के लोग हैं, वो उस दिन उस जुलूस में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास में जो हमारा घेराव का जो कार्यक्रम है, उसको मजबूत रूप से इस कानून को लागू कराने के लिए सबकी सहभागिता उसमें जरूरी होगी। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिसंबर 2018 में भू कानून में संशोधन किया था, जिसके तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता है। साथ ही इसमें उत्तराखंड के मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भूमि की हदबंदी भी खत्म कर दी गई थी। इन जिलों में तय सीमा से अधिक भूमि खरीदी या बेची जा सकेगी। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी का कहना है कि सरकार की ओर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया, जबकि विपक्षी दलों ने भी राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग का समर्थन करते हुए सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू किए जाने की मांग की है। देखिए, भू कानून जैसा जो मुद्दा है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी तथ्यों की गहनता से जांच करके, गहनता से उस पर स्टडी करके हमारी समिति जो बनी हुई है वो उस दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन ज़रूरी है, ये निश्चित रूप से ज़रूरी है, पर इसके लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, वो सारे तथ्य हैं। तो हमारी एक्सपर्ट कमेटी जो है वो इस दिशा में काम कर रही है। निश्चित ही आगे जाके कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें होगा। बिल्कुल।
देखिए, ये उत्तराखंड राज्य बना ही आंदोलनकारियों की शहादत के ऊपर बना है और आज वो दर दर भटक रहे हैं, जो कि अपने आप में बिल्कुल ही मेरे ख्याल से उत्तराखंड के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। आप देखिए कि भू कानून आज 23 साल में जो है धामी सरकार या भाजपा सरकार जो है एक ठोस कानून भू कानून नहीं दे पाई है। और उसके ऊपर जो है आप उनको जो 10% जो आरक्षण है, क्षेत्रीय आरक्षण, वो भी जो आंदोलनकारियों को नहीं मिला है, तो जो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं आंदोलनकारी जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। देखिए, भू कानून को लेकर के आम आदमी पार्टी ने पहले भी स्पष्ट तौर से ये कहा है कि हम सख्त भू कानून लाने के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार इस पर संजीदा नहीं है। और जिस प्रकार से सरकार में जो भू माफिया संलिप्त हैं और जिस प्रकार ऐसा पहले भी देखा गया है कि सरकार के अंदर ही कुछ ऐसे भूमाफिया हैं जो न सिर्फ सरकारी ज़मीनों को बल्कि कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर लगे हैं। साथ ही इन भूमाफियाओं का जो राज है वो इतना ज़बरदस्त है, दबदबा इनका, कि ये ना तो एमडीडीए को कुछ समझते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राज्य आंदोलनकारी सरकार की अनदेखी से नाराज है। सत्ता में आने से पहले सीएम धामी ने भी सशक्त भू कानून लागू करने का वादा किया था, लेकिन कमेटी गठित होने के बाद इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं होने से राज्य आंदोलनकारी नाराज है। देखना होगा कि क्या राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन से सरकार इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका हम परिचय करवाते हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से है, और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, और इसके साथ ही उमर सिसोदिया जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। आगे और मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, शीशपाल बिष्ट जी है। शीशपाल जी, उत्तराखंड के लोग सख्त भू कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हो सका सर? शांति प्रसाद जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है जी। बताएं, आखिर उत्तराखंड में सख्त भू कानून जो है वो अब तक क्यों नहीं हो सका? 23 साल हो चुके हैं राज्य का गठन हुए बावजूद इसके, क्या अब तक इस पर लेकर विचार नहीं किया जाना चाहिए था सरकारों की ओर से जो रही हैं? और मैं तो ये कहूंगी कि आप और बीजेपी यही दो लोग रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड में सत्ता में रहे, लेकिन अब तक जो मुख्य मुद्दे थे, अभी मैं पैकेज में बाइट पे जब सुनवा रही थी तो मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि ये मेन चीजें हैं जिनकी उत्तराखंड बात करता रहा, लेकिन अब तक ये पूरी नहीं हुई हैं। बताइए सर, शीशपाल जी। हाँ, देखिए गरिमा जी, 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, और जो ये भू कानून का मामला है चुनाव से पहले बहुत जोर शोर से उठा था। हमने भी कई डिबेटें की थी, क्योंकि प्रवासी उत्तराखंडी भी जागरूक हुए थे और ये मांग उठी, और सरकार ने तब जो है राज्यवासियों को भरोसा दिया, आंदोलनकारियों को भरोसा दिया था कि हम सख्त भू कानून लाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, उससे पहले इन्होंने कमेटी भी बनाई। अच्छा सर, 6 साल से पहले आपकी थी, तब आप क्या कर रहे थे? आपने 6 सालों की बात से ही शुरू किया अपना जो जवाब है। उससे पहले मैंने कहा ना कि सिर्फ 2 पार्टियां, एक बीजेपी एक कांग्रेस। इस बात को लेकर मैं अभी आम आदमी पार्टी से तो सवाल नहीं कर सकती, मैं आपसे कर रही हूँ ना। गरिमा जी, आप धैर्य रखें, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो है भूमि खरीद की सीमा थी, एक निश्चित सीमा से ज्यादा जो है लोग यहाँ पर जमीन नहीं ले सकते थे। उसके बाद जो है जब यहाँ पर खंडूरी सरकार आएगी तो उसको 250 गज तक जो है सीमित कर दिया गया। भूमि के खरीद की जो सीमा थी लगभग उन्होंने आधा कर दिया जो पहले था। उसके बाद त्रिवेंद्र जी की सरकार जब यहाँ पर आती है प्रचंड बहुमत की 2018 में, उन्होंने जो पर्वतीय क्षेत्रों में और जो राज्य में जो भूमि खरीद की एक निश्चित सीमा थी उसको जो है हटा दिया, और वो ये कर दिया कि उद्योग के नाम पर जो है साहब राज्य में इन्वेस्ट लाना है, उद्योग पहाड़ चढ़ाना है, इस नाम पर वो सारी सीमा हटा दी। और जो अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में ये प्रतिबंध नहीं होता था, जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको भी जो है अर्बन एरिया में शामिल कर दिया। तमाम जो नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का, जो नगर पंचायतें थी, उनका दायरा बना करके जो है भू माफियाओं को खुला आमंत्रण दे दिया, खुली छूट दे दी
और वो राज्य में न तो उद्योग पहाड़ चले, न इन्वेस्ट आया, लेकिन जो है भू माफियाओं के लिए जो इन्होंने रास्ते बनाए थे, उन्होंने जो है बंदर बाट शुरू कर दी, जो है खुले तौर पर जो है जमीनें लूटी जा रही है। और उसका उदाहरण है अभी इन्हीं के जो विधायक है यहाँ से, विनोद चुमुली पहले मेयर भी रहे, वो कह रहे हैं कि 10-10 रुपए के स्टाम्प पर जो है बंदर बाट हो रही है सरकारी जमीनों की, जो है लोगों की जमीनें। तो आप ये देखिए कि गरीबों की तो जमीनें सब की सब जो है भू माफियाओं के हाथे बिक चुकी हैं। और जो यहाँ पर आप देखो 3000 एकड़ से ज्यादा भूमि का अभी मामला चल रहा है। अब हाई कोर्ट का डंडा आया है तो तब जाके उस पर जांच चल रही है। तो ये भू माफियाओं के जो संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, इनकी सरकार जो दे रही है, उसके कारण ये हो रहा है। और त्रिवेंद्र जी इसके सबसे बड़े दोषी है, जो उनकी सरकार में जो ये भूमि खरीद की सीमा को हटाया गया। अब गैरसैंण तक में आपको जमीन नहीं बची है, वहां पर इन्हीं के लोगों की सारी जमीन आप जांच करवा के देख लीजिए। जो अभी ये विस्तारीकरण कर रहे हैं, जो नए शहर बनाने की बात है, इंटीग्रेटेड सिटी बनाने की बात, आप देखिए लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि जो है उसके आसपास की सारी भूमि जो है, हमने कहा साल भर की रजिस्ट्रियां चेक करवा लीजिए, पता लग जाएगा किन लोगों ने खरीदी है, किन के इशारे पर ये सारे खेल हो रहे हैं। तो राज्य की जनता समझ रही है, आंदोलन भी कर रही है, आंदोलन हुआ और आंदोलनकारियों की पीड़ा भी यही है, हमारी भी पीड़ा यही है, और जो राज्य के हितैषी हैं उनकी पीड़ा भी यही है कि सरकार ने जो वादा किया चुनाव से पहले, भाई उस पर आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, जब आपकी कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। क्योंकि कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो हिमाचल की तर्ज पर नहीं आई, वो जो है लिपा पोती वाली रिपोर्ट थी। और जो ये अपने माफियाओं को जो इन्होंने खरीद फरोख्त की है, जो जमीनों की बंदरबाट की है, उसको संरक्षण देना चाहते थे, इसीलिए उस पर आगे नहीं बढ़े। तो ये हकीकत है इस राज्य की कि इनकी मंशा नहीं है, ये हर चीज के लिए जो है कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराना चाहते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी ने अगर मान लिया गलत किया तो आपको सर्टिफिकेट थोड़ा ही ना मिल गया कि आप जो है आप भी उसको आगे बढ़ाएंगे या आप जो है उसी दिशा में बढ़ेंगे, कांग्रेस के नाम पर आप राजनीति करेंगे। तो आपको जनता ने वोट इसी दिए कि आप सही करें, तो आप उस पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। आप तो उल्टा जो है भूमि खरीद की जो सीमा यहाँ प्रतिबंधित थी उसको भी आपने खोल दिया, आपने तो भू माफियाओं को जो है खुली छूट दे दी। तो ये सारा कारण है ये सीधी, इसीलिए जो है यहाँ पर इस मामले में गंभीरता से सरकार आगे नहीं बढ़ रही। जी ठीक है, यानी आपको लगता है कि भाई सारी गलती सरकार की हो गई। हालांकि इससे पहले जब आप सत्ता में थे तो उम्मीद तो जनता ये भी करेगी ना कि सर आपकी ओर से कानून बनाया जाना चाहिए था। ठीक है, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में है उमा सिसोदिया जी, स्वागत आपका। उमा जी, आप बताइए, आप अभी तक सत्ता में नहीं रही, लेकिन क्योंकि इस बार के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखी थी, इसलिए आपसे भी सवाल बनता है, क्यों आखिर अब तक जनता को दरकिनार किया जाता रहा? भू कानून के नाम पर किया क्या गया है? देखिए, मेरे भाई शिषपाल बिष्ट जी ने बहुत विस्तार के साथ काफी बातें यहाँ पर कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी। उन्होंने काफी विस्तार के साथ ये बताया है कि एक्चुअली उत्तराखंड में चल क्या रहा है। भू संरक्षण जो दिया जा रहा है वो देने वाले भी बीजेपी के नेता हैं। जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी की तरफ से स्टार्ट हो जाती है। भू कानून का डर, भू कानून इसलिए बताया जाता है कि ताकि मुस्लिम आबादी ना आए चुनाव के टाइम में। वैसे इन लोगों को याद नहीं आता है भू कानून, लेकिन जब चुनाव आना शुरू होता है तो उमा जी एक बात जोड़ती जाऊंगी, बस बीच में आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम आ जाता है, लेकिन अब तक ये था ना कि उत्तराखंड में ये सारे मुद्दे नहीं हुआ करते थे, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या जिहाद का मामला इस बार जिस तरीके से उत्तराखंड में उठा, ये सारी समस्याएं अब तक उत्तराखंड इनसे बचा हुआ था। लेकिन अब चुनावों से पहले इस तरीके के, कहते हैं ना कि वो बरसाती मेढक की तरह ही मुद्दे निकल कर आते हैं। क्या वजह, क्या आपको लगता है कि जो असल मुद्दे इनको दरकिनार करने के लिए ऐसा होता है? 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ हिंदुस्तान की पूरी जनता खड़ी है और एक तरफ एनडीए खड़ा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि मणिपुर में जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से हरियाणा में हो रहा है, और उसकी धमक यहाँ बजरंग दल दिखा रहा है। अभी कल बजरंग दल का एक काफी उग्र, यहाँ पर आप लोगों ने भी शायद उसको फोकस किया होगा, काफी उग्रता के साथ बजरंग दल के लोगों ने यहाँ पर बात रखी, और भी तमाम चीजें। देखिए, चुनाव आना शुरू हो गया है, चुनाव की आहट हमें नजर आती है। एक बड़ा फेमस एक शेर है, सरहद पर तनाव है, लगता है चुनाव है। तो हमें भी लगने लगा है कि चुनाव आने लगा है तो ये हिंदू मुस्लिम, ये भू माफिया, ये भू कानून, ये दोबारा से जिन जो है वो डिब्बे में से निकल कर बाहर आ जाएंगे चुनाव के टाइम। इसीलिए कहा गया था भू कानून, क्या हम और आप नहीं समझते हैं यशी जी, आप भी समझते हैं, गरिमा जी, हम भी समझते हैं। ये डर दिखाया गया था कि यहाँ पर भू कानून इसलिए लाया जाएगा ताकि प्लेन से जो मुस्लिम आबादी जो धीरे धीरे उत्तराखंड की तरफ आ रही है उसको रोका जा सके। अच्छा, ठीक है।
अंदर सबको मालूम है कि किस वजह से भू कानून की बातें चल रही थी, कि वो लोग आते हैं और कब्जा कर लिए नदी के किनारे। इस बारे में किसी ने बात नहीं की कि कब्जे हुए कैसे, किन नेताओं ने संरक्षण दिया। मैं यहाँ पर नाम लेकर कहना चाहूंगी कि मसूरी विधानसभा में गणेश जोशी जी और रायपुर विधानसभा में उमेश शर्मा काउत जी ने सबसे ज्यादा संरक्षण दिया, और दोनों तीनों नदियों के किनारे किनारे रिस्पना और बिंदाल के किनारे जिस तरीके से लोगों को बाहर से लाकर बसाया गया, वो उनका अपना वोट बैंक है। आपके यहाँ ये दोनों नेता हैं, आपके यहाँ विधायक हैं, आपकी सरकार में मंत्री हैं, और उसके बावजूद आप भू कानून की बात जनता के सामने कर देते हैं। बड़ी हिम्मत है भाई, आप लोग कैसे कह देते हैं, जबकि आपके खुद ही के लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। और ये तो मैंने सिर्फ 2 विधानसभाओं की बात की है, बाकी की 68 विधानसभाओं में भी कमोबेश यही स्थिति है। आपके जो नेतागण वहां पर मौजूद हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जिस तरीके से दूसरे राज्यों से, सीमावर्ती राज्यों से लाकर जनता को बसाते हैं, वो सबको मालूम है कि किस तरीके से जमीन की बंदरबाट चल रही है। लेकिन चुनाव के टाइम ही भू कानून का जो ये जो जिन है ये बोतल से निकल कर बाहर आता है। चुनाव खत्म हो जाएंगे, फिर 1.5 साल तक आप चुप्पी साधे रहिएगा। इनकी धामी जी की सरकार को कितना टाइम हो गया, लगभग 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। अब तक भू कानून सब भूल गए थे। अब चुनाव आ रहा है तो आपको भू कानून की याद आ रही है कि हम भू कानून लेकर आएंगे, जबकि ये काम सबसे पहले होना चाहिए था। अगर वाकई में हम अपने उत्तराखंड की शुचिता और अस्मिता को बचाना चाहते हैं तो भू कानून यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि अननेसेसरी बाहर के स्टेट से लोग आकर हमारी जमीनों को खुर्द ना करें। लेकिन सैया भाई कोतवाल तो डर का है, आप ही मुंसिफ और आप ही मुजरिम, आप ही की वजह से इस समय उत्तराखंड की ये स्थिति बनी हुई है। और आप कह रहे हैं कि हम ही भू कानून लेकर आएंगे, हम आपकी शिकायत आप ही से कर रहे हैं। ठीक है, इस समय जो उत्तराखंड की स्थिति ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि वर्तमान में भी सरकार की ओर से भू कानून को लेकर कुछ नहीं किया जाता, चुनाव से पहले ही मुद्दे उठ जाते हैं। ठीक है, यूकेडी से हमारा थोड़ा जांच कमेटी में थोड़ा मतलब कमेटी बना दी जाएगी कि हम किन किन मुद्दे पे भू कानून लेके आएंगे, उसके बाद वो उनकी बैठकें चलेगी, जनता से सुझाव मांगे जाएंगे और एक लंबा सिलसिला भू कानून के ऊपर डिबेट्स होंगे। हम और आप इन डिबेटों पर बैठेंगे, हम अपने सुझाव देंगे और ये सब चलता है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि ये सब सिर्फ दिखावा होता है, चुनाव से पहले से मुद्दे बनाए जाते हैं और बाकी असल में सरकारें भू कानून को लेकर क्या कर रही है, मुझे लगता है वो तो खैर जनता भी समझती है। ठीक है, यूकेडी से हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी के। शांति प्रसाद जी, आपका भी स्वागत। आप बताइए, अभी आपने आम आदमी पार्टी को सुना, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से भी आम आदमी पार्टी का अभी ये कहना है कि देखिए चुनाव के समय मुद्दे आते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव के वक्त इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आम जनता तो जब से उत्तराखंड बना तब से इस बात को कह रही है। सर, आपकी पार्टी यूकेडी के लोगों ने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया है, अभी इस बात को कोई भी दल नकार नहीं सकता है, लेकिन आपको लगता है कि अब तक बीजेपी और कांग्रेस जो उत्तराखंड में सत्ता में रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया भू कानून को लेकर? क्या आप भी इस बात से सहमत है कि चुनाव के वक्त ये मुद्दे उठाते हैं? और अब तो जैसा कि उमा जी ने कहा कि भाई ये भी कह दिया जाता है कि मुस्लिम्स आएंगे और जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई मतलब नहीं है। कोई भी आए, जब कानून होगा, रोक होगी तो बाहरी राज्य के लोगों पर रोक होगी, ना कि उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल है। तो चुनाव से पहले क्या इस तरीके के एंगल बनाए जाते हैं, सिर्फ बातें बनाई जाती हैं? काम के नाम पर दोनों की पार्टियों की ओर से कुछ हुआ है क्या, बताइए आप। देखिए गरिमा जी, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आज चर्चा है। अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल बताएं, बात सारी निकल कर आएगी आखिर ये डिमांड हो क्यों रही है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के जो मांग थी वो इन्हीं बिंदु को लेकर थी कि पहाड़ में से पलायन नहीं रुक रहा है, गांव विकास से दूर हैं और पर्वतीय मूल के लोगों की उपेक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है, इन्हीं और रोजगार नौजवानों को मिल नहीं रहा है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हमने आंदोलन किया, शहादतें दी, राज्य बना। राज्य बनने के बाद दुर्भाग्य से उन्हीं लोगों को सत्ता मिल गई जिन्होंने उत्तराखंड की उपेक्षा करी, फिर वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सवाल इस बात का नहीं है। समझने वाली बात है कि हम 75% वनीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इसमें 10% हमारे पास कृषि भूमि है और 5-7% भूमि हमारे पास नजूल की है, ग्राम सभा की है, और बाकी जमीन हमारी शहर में है, 5-7% शहर की जमीन मान लीजिए। कहने का मतलब है उत्तराखंड राज्य के पास जमीन है ही नहीं। अब जब उत्तराखंड राज्य बना तो यहां सख्त भू कानून की जरूरत थी। मूल निवास उत्तराखंड का पहचान थी, इसको लागू करना चाहिए था। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने सबसे पहले कुठाराघात क्या किया कि उत्तराखंड की पहचान को खत्म किया, मूल निवास खत्म कर दिया
और 2018 से पहले इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने राजनीतिक बेईमानी करते हुए अपने अपने लोगों को कहा तुम कमेटी बनाओ, स्कूल खोलना है हम जमीन दे देंगे, तुम कमेटी समिति बनाओ, तुम्हारे को खेती करनी है हम जमीन दे देंगे 1 रुपए में। ऐसे करके इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, नेताओं को, पूंजीपतियों को उत्तराखंड की जमीन बंदर बांट कर दी। उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने के बाद से लेके लगातार संघर्ष कर रहा है कि आप उत्तराखंड के अस्तित्व को खतरे में मत डालिए, उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा। यदि बाहर के लोग आ गए तो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारा मूल पहचान खत्म हो जाएगी। आप उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून लागू करो। किसी ने नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि खंडूड़ी के शासन काल में थोड़ा बहुत नौटंकी हुई, उसके बाद उसमें भी 3 अक्टूबर 2018 को हमारे पहाड़ के गरीब भोली जनता को बड़े सपने दिखाए गए कि त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा कि हम उत्तराखंड से भू कानून खत्म इसलिए कर रहे हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर उत्तराखंड के अंदर आएंगे, लाखों रुपए की यहाँ पर आपको इंडस्ट्री मिलेंगी, 85,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हम 6 महीने में करके घर घर नौकरी, हर घर नौकरी देंगे और उत्तराखंड संपन्न होगा। देखिए, जो राजनीतिक लोग नहीं होते, भोली जनता ने सोचा भाजपा हमारे लिए बढ़िया कर रही, बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, और जो राजनीतिक चकड़े थे वो भाजपा के यहाँ दलाली करने के लिए चरण पादुका के चक्कर में वो संगठनों से दूर रहे और चुप हो गए। परिणाम आपके सामने, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में नहीं आया। उसके बाद जो बंदर बांट उत्तराखंड की जमीनों को लूटने की हुई, उसका परिणाम यह हुआ। गरिमा जी, आपको बता रहा हूं, पैनल पे बैठे मैंने कहा ना कि जब चीजें सत्य से दूर होती हैं तो आकर केवल ये कह दिया जाता है कि ये गलत वो गलत। हम वो तथ्य आपको बता रहे हैं गरिमा जी, जो दर्द उत्तराखंड के मूल पहाड़ियों का है। आप सोचिए, अब उत्तराखंड के अंदर ये स्थिति आ गई है कि जमीन हमारी छीनने के लिए इन्होंने शहर के अंदर अगल बगल के गांव में पहले भाजपा वालों ने जमीन खरीदी, 2 लाख रुपए बीघा, 3 लाख रुपए बीघा। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब वो जमीनों को जो है बेचना भी तो था, तो इन्होंने नगर निगम बना दिए और भाजपा के लोग चाउमीन से अरबपति बन गए। भाजपा के लोग जो 2 कौड़ी के नहीं थे वो यहाँ बड़े बड़े एसोसिएट बन गए, बड़े बड़े बिल्डर बन गए। ये स्थिति उत्तराखंड में हुई। हम तब भी चिल्ला रहे थे कि उत्तराखंड का अस्तित्व खत्म हो, और आज हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप यूसीसी ना लाएं। यूसीसी से पहले हमें विरोध नहीं है यूसीसी का, तुम्हें जो करना करो, मगर हमारे को सबसे पहले सख्त भू कानून चाहिए और हमको उत्तराखंड के अंदर मूल पहचान के लिए मूल निवास लागू करिए। मगर दुर्भाग्य देखिए, हम सनातन धर्म की पार्टी हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े प्यार से उत्तराखंड के सनातनियों को अब किस बात में घुमा रही है। 24 का चुनाव है, ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, जल्दी से कंप्लीट करिए सर। और मेहमान अब ये यूसीसी का ड्रामा कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर संविधान में यूसीसी का प्रावधान है, आप लेके आइए। समलैंगिक रिश्ते पे आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो मान्यता देता है। आप लिविंग रिलेशन को क्या मान्यता उत्तराखंड में देंगे? ये सनातन ठीक है सर, यूसीसी को लेकर अभी बात नहीं हो रही, अभी यूसीसी को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है गरिमा जी, मैं बात वो नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर मैं कहूं मैं मुझे भू कानून चाहिए। बात ये है कि कैसे भू कानून पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नौटंकी कर रही है। लोकायुक्त कानून ये नहीं हुआ, पलायन यहाँ नहीं रुक रहा है, रोजगार हमारे बिक गए, अब हमारी जमीनें बिक गई, मूल निवास की पहचान खत्म कर दी, पहाड़ के अंदर बाहर के लोगों ने जमीनें खरीद ली। अब ये बताइए, इसको मणिपुर बनाना चाहते हो क्या? ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। और मेहमान है शांति प्रसाद जी, उनको भी जोड़ना है हमारे साथ में। चर्चा में शामिल हो चुके हैं प्रदीप कुकरेती साहब में, प्रदेश आंदोलनकारी हैं, और इसके साथ ही सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भू कानून को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। प्रदीप कुकरेती साहब हमारे साथ में अभी भी जुड़े, प्रदेश आंदोलनकारी है, और सुनीता विद्यार्थी जी भी जुड़ी हुई, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। सुनीता जी से पहले सवाल करते हैं, उसके बाद जाएंगे प्रदीप जी के पास। सुनीता जी, आप आज चर्चा में थोड़ी देरी से शामिल हुई। हमने सोचा था कि हम सबसे पहले आपसे ही सवाल करेंगे, क्योंकि आप सरकार हैं और सरकार से जनता को सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। बताइए, भू कानून को लेकर आखिर इतनी सारी बातें, लेकिन अब तक काम क्यों नहीं भला?
आम जनता की मांग है भू कानून और आपकी ओर से भी ये बात लगातार कही गई। 2018 में आपने पहले ये कहा पूरी तरीके से जो एक सीमा थी जमीन खरीदने की उसको खत्म किया गया, ये कहकर कि यहाँ पर निवेशक आएंगे, उद्योगों की शुरुआत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार और पलायन तो उत्तराखंड के लिए आज भी बड़ी समस्याओं में से एक है। कुछ ऐसा नहीं हुआ और भू कानून के नाम पर भी उत्तराखंड की जनता को ठगा गया है। कब आखिर बनेगा ये कानून? जी देखिए गरिमा जी, जैसे कि अभी शादी की मैं बात सुन रही थी कि खंडूड़ी जी के समय पर भी भू कानून में जो है कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे और इनिशिएटिव हमारी सरकार ने लिया था। और अब भी आप सब जानते हैं कि 1 साल से जो है भू कानून जो समिति है उसकी लगातार बैठकें हो रही हैं और हम सभी वही तथ्य जो आप सबकी पीड़ा है, जो राज्य आंदोलनकारियों की जो एक महत्वपूर्ण जो विषय था कि यहाँ पे जो है हिमाचल की तर्ज पर ये मॉडल होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जो हैं उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनकी एक ही चिंता है कि हमारी जमीनों पर जो है दूसरे लोग बाहर से आके कब्जे ना कर लें, हमारी जमीन जो है वो संरक्षित रहे। और जो जन आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग जैसा हिमाचल में भू कानून का मॉडल है उसी तरह से जो है उत्तराखंड में भी बनाया जाना चाहिए, ऐसा सभी जन जो बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लेकिन अब तक हुआ क्यों नहीं? सवाल तो ये है ना, आप जो बातें कह रही हैं उन सारी बातों से मैं सहमत हूँ और पैनल में बैठे हर एक व्यक्ति की ओर से यही बातें कही गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपकी पार्टी तो पिछले 6 साल से अभी सिर्फ इस बार टर्नर की हम बात कर रहे हैं, 6 सालों से आपका ही जो पार्टी है वो सत्ता में है। बावजूद इसके हर बार मैडम सिर्फ बातें क्यों होती हैं, काम क्यों नहीं होता? आम जनता की बात मांग है, आप तो खुद कह रही हैं, इस बात से आप भी सहमत हैं, लेकिन बैठकें हो रही हैं। अभी यूकेडी से नेता है, उन्होंने शांति प्रसाद जी ने कह भी दिया कि देखिए यूसीसी को लेकर तो बड़ी जल्दी जल्दी सारी बैठकें हो रही हैं, इस पर बातचीत क्यों नहीं होती? सिर्फ मुद्दा उठा दिया जाता है, काम कुछ नहीं होता। गरिमा जी, शांति प्रसाद जी कौन से विषय को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, कौन से नहीं समझते हैं, वो तो शांति प्रसाद जी की बात है। सरकार के पास प्रायोरिटी में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पहल करके उनका समाधान और उनका निराकरण करना है, ये तो सरकार जानेगी। और सरकार की जो देखिए सरकार जो विजन इस विषय में रखती है वो यही रखती है कि हमने जो है समिति एक्सपर्ट लोगों की बनाई है, जिसमें यहाँ पे भू कानून से रिलेटेड एक्सपर्ट है और तमाम तथ्यों को, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो आधा मैदानी आधा पहाड़ी है और प्रत्येक भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, और जैसे 371 अनुच्छेद वाला जो मॉडल हिमाचल में भी है उसकी भी कॉपी है, वो भी हम लोगों ने उसको भी स्टडी किया है। क्योंकि अब जो चीजें हैं, पहले ऐसा होता है कि प्रदेश बनने पे ही अगर सब चीजें लागू हो जाए तो स्थिति अलग होती है, लेकिन जो अब की स्थिति है, क्योंकि ऑलरेडी जो है यूपी के ही हर चीजों को हमने फॉलो अप किया है, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको, विधानसभा से रिलेटेड हमारे तथ्य हो, चाहे हमारे सचिवालय में जितने भी विभाग हैं वो सारे जो हैं, जब यूपी से हमारा उत्तराखंड प्रदेश बना था तो उस वक्त उन्हीं तथ्यों को हमने यहाँ आधार बना के जो है आगे फाइल्स बनाई थी। लेकिन अब बहुत जरूरी हो गया है, और मैं तो देखिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, सरकार का जो रुख है भू कानून की ओर जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार समिति क्यों बनाती? तो समिति इसीलिए बनाई गई है कि तमाम तथ्यों को, जो भी हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव जो भी तथ्य आते हैं उन सभी में अच्छे तरीके से स्टडी करके ऐसा भू कानून ठीक है। सुनीता जी, आप जो बातें कह रही हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आपने अपने ही जवाब में दे दिया मेरे सवाल करने से पहले, क्योंकि आपने कहा ना कि प्रायोरिटी क्या है सरकार तय करेगी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप सरकार में हैं और आप प्रायोरिटी तय करेंगी, लेकिन असल में जनता की प्रायोरिटी क्या है? क्या ये सरकार देख रही है जनता की प्रायोरिटी भू कानून है या फिर यूसीसी है? या आप ही बता दीजिए कि जनता की प्रायोरिटी क्या है? गरिमा जी, आप बात को समझिए। हमने जब चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम सबसे पहले जो है यूसीसी लाएंगे। लोकायुक्त कहा था आपने, क्यों जरूरत कानून का क्या हुआ? ठीक है, शांति प्रसाद जी बीच में नहीं बोल लें, उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा, बोलने दीजिए उनको अपनी, वो अभी चर्चा में शामिल हुई हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी नहीं है, और भी को पैनलिस्ट हैं जो इस प्रदेश की भलाई चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं और चिंता करते हैं। एक शांति प्रसाद भट्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं इनको इसलिए ये बात नहीं कह रही हूँ क्योंकि देखिए दूसरों के जो मैंने जैसे बोला कि देखिए प्रायोरिटी में हमने भू कानून की समिति बनाई, शुरू में ही बना दी थी, उस पर यूसीसी का हमने नाम नहीं लिया था, क्योंकि हमने जो
जो हमारे प्रदेश के मुख्य जो हमारे मुद्दे थे उन पर हमने काम किया, उन पर हमने प्रवर समितियां बना के, हाई लेवल कमेटीज जो है वो बना के, ठीक है, यानी आप ये कहना चाहती सुनीता जी कि आपकी ओर से तो काम किया जा रहा है, कमेटी बना दी गई, उसके बाद क्या होता है ये खैर इसका ये तो जनता जानती है, चीजें ठंडे बस्ते में है, अब देखना होगा कि कब वो चीजें वापस से खुलती हैं। खैर सुनीता जी आपके पास आएंगे, हाँ शिषपाल जी और आपके पास आते हैं। एक बार आंदोलनकारी हमारे साथ में प्रदीप जी, उनकी एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रदीप जी स्वागत आपका भी, माफी आपके पास देरी से पहुंची और आप भी थोड़ा देर से जुड़े थे, सुनीता जी भी अभी आई थी। मैं चाहती थी कि आप सुनीता जी की बात सुने उसके बाद मैं आऊं, क्योंकि वो सरकार है, मैंने पहले भी कहा कि वो सत्ता पक्ष से हैं। आप बताइए, अभी आपने सुना सुनीता जी ने कहा कि हमने तो भाई कमेटी बना दी, हमें पता था ये जरूरी मुद्दा है, कमेटी बना दी गई है। अब बताइए कमेटी बनाने के बाद चीजें अगर ठंडे बस्ते में तो भाई क्या करे सरकार? आपको लग रहा है कि सरकार भू कानून को लेकर सजग है? क्या आपको लग रहा है कि आप लोग जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं सरकार के लिए वो वाकई में प्रायोरिटी है या फिर कुछ और चीजें प्रायोरिटी में चल रही हैं? देखिए मैं सब पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप में आपके चैनल के मैं बधाई देता हूं कि आप राज्य हितों को लेकर लगातार आप लोग हैं। आप ये देखेंगे कि मंशा आकर अगर सरकार की मंशा भू कानून को लेके थोड़ा सा एक संवेदनशीलता होती तो म्यूट। प्रदीप जी प्लीज आप अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। आप अनम्यूट करें, प्रदीप जी अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रदीप जी, अनम्यूट करें उसके बाद अपनी बात को शुरू करें। जी बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, विद्यार्थी जी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार संवेदनशील थी तो हमने जो पिछले साल जो जुलूस निकाला था, बहुत बड़ा मातृशक्ति हमारी आई थी, तो 2000 वाला उसको पहले कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है कि कोई भी आओ और कहीं भी बस जाओ, कितनी मर्जी जमीन ले लो। जब हमारी जमीन लूट जाएगी, जब हमारी भूमि लूट जाएगी, दोनों हमारे सीमांत प्रदेश हैं, यूसीसी किस काम का रह जाएगा? ये शिक्षा स्वास्थ्य किसके लिए रहेगा? जब हमारे जो मूल निवासी हैं वो हरियाणा जो है, हरियाणा एक बहुत समृद्ध कृषि राज्य है, हरियाणा जो है इंडस्ट्री के रूप में बहुत समृद्ध राज्य है, उसके बावजूद हरियाणा में 75% अपने मूल निवासियों को अधिकार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जब मैं था तो मुझे मूल निवास मिलता था, आज मेरे प्रदेश में मैं अपने बच्चे का मूल निवास नहीं बना सकता। भू कानून भी हिमाचल में नया अमेंडमेंट हुआ है, तो पहले 99 साल की लीज होती थी, उसको 45 साल कर दिया गया, 40 साल कर दिया गया। मतलब हमारा पड़ोसी तो सुधर रहा और हम पड़ोसी को न देख के हम सीधे अब्रॉड वाले जो है उसको नीति पे कम करेंगे। हमें जो धामी जी से अपेक्षा थी कि वो हमारे बुनियादी तौर पे उस बात को समझेंगे, युवा है। और सबसे बड़ी बात ये, आप थोड़ा सा हल्का सा मनन कीजिए, 42 शहादतें इस राज्य के लिए हुई हैं। मुजफ्फरनगर में अभी आप देखिए जरा सी बातों में कितने जुलूस प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो सीबीआई ने क्या 29 साल में हमें न्याय मिला? नहीं मिला। किसी ने पहल करी? नहीं करी। तो मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं, ईमानदारी अब दिखाई देगी कि आप अपने मैनिफेस्टो में चुनाव में क्या लाते हैं, और सरकार ने जो कमेटी करी है वो डिस्क्लोज क्यों नहीं करी? पूरी जनता के सुझाव आए, आंदोलनकारियों के सुझाव आए। अब 9 तारीख को क्रांति दिवस है, आपके चैनल के माध्यम से जनमानस से मेरी अपील है कि 1950 का भू कानून, इसमें मेरे वो सिख बंधु भी आते हैं जो यहाँ आजादी के बाद से यहाँ प्रदीप जी एक सवाल और, प्रदीप जी आपसे एक सवाल और उसके बाद प्रदीप जी एक सवाल आपसे ही और करते हैं, उसके बाद जाऊंगी शांति प्रसाद जी के पास, फिर आएंगे शिषपाल जी के पास। आप बताइए, आप यहाँ पर 2 सरकारें नहीं है, अभी सुनीता जी भी हैं और शिषपाल जी कांग्रेस से भी हमारे साथ में, आपको लग रहा है किसी ने काम किया है? सुनीता जी ने तो अपनी बात कह दी, आपको लग रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, जो आज बीजेपी पर आरोप लगा रही है, क्या इनकी ओर से काम किया गया था भू कानून को लेकर? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज ये समस्याएं होती ही नहीं। को लेके मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जैसी राज्य का गठन हुआ था, नरेंद्र तिवारी जी ने जो भूभाग दिया था वो उसको क्षेत्रफल बढ़ा के दे दिया था। हमने, मेरे पास आज भी वो कटिंग उपलब्ध है, लोगों ने उसका विरोध किया था गांधी बाग के आगे, और हमने कहा भाई प्रदेश का उद्देश्य कुछ और। लेकिन उसके बाद जब हमारा द्वंद्व चलता रहा, तिवारी जी बैकफुट पे आए, लेकिन वो खाली ड्राफ्ट बनने तक सीमित रहा। उसके बाद खंडूरी जी जब सरकार में आए, उन्होंने तत्काल जो है राजस्व मंत्री दिवाकर भट्टे, हमने जब उनसे द्वारा डेलीगेट किया, हमारा लगातार हम लोग राज्य बनने के बाद से रहे, उन्होंने 250 वर्ग कर दिया। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि दोनों बारी बारी से दोनों आए, अब आरोप प्रत्यारोप न लगा के दोनों हाथ मिला के राज्य हित में काम करे।
के लोग करते हैं, मिजोरम के लोग करते हैं, हिमाचल के लोग करते हैं। सत्ता की लड़ाई अलग होती है और राज्य हित की लड़ाई अलग होती है, वो मिलकर सर, आप होती है। आंदोलनकारी है ना, आप किसी राजनीतिक दल से होते तो मुझे लगता है इस तरीके की बात नहीं हो रही होती। और ये बाकी के जो लोग बैठे हैं मेरे साथ आज मेहमानों के तौर पर, ये लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, शांति प्रसाद जी के पास चलते, उसके बाद आएंगे और उमा जी को भी लेंगे। शांति प्रसाद जी, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे, लोकायुक्त को लेकर आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए गरिमा, आज जुलाई है और वर्ष 23 है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूं। ये मान के चलिए कि 9 नवंबर 2000 राज्य का आज स्थापना है। उस दिन भी हम बताऊं क्या कह रहे थे? एक तरफ मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी शपथ ले रहे थे और हम ये कह रहे थे कि ये कैसा राज्य दे दिया, 26 राज्य विरोधी संशोधन। जंगल हमारा अधिकार नहीं, पानी हमारा अधिकार नहीं, और हमको उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बना दिया। और आज हम 23 वर्ष बाद आपके चैनल में बैठ कर डिबेट कर रहे हैं कि हमें कानून, भू कानून दे दो, हमें मूल निवास दे दो। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारे साथ क्या धोखा किया है। हमने जब उस समय पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को ये कहा कि भाई ये राज्य विरोधी सरकार है भाजपा, इन्होंने 26 राज्य विरोधी संशोधन कर दिए, ऐसा हमको उत्तराखंड नहीं चाहिए। तब कांग्रेस के नेता एनडी तिवारी और तमाम वो लोग, उन्होंने कहा बनने दो, अगर हमने विरोध कर दिया तो ये ठंडे बस्ते में डाल देंगे, ये बड़े ठग पार्टी है भाजपा, जैसा मिल रहा है चुपचाप ले लेंगे, उत्तराखंड में बनने के बाद हम इसे ठीक कर देंगे। मगर जब उत्तराखंड बना, उसके बाद ये दोनों चोर मौसेरे भाई मिलके उत्तराखंड की संपदा से लेकर संस्कृति से लेकर सब कुछ बेच खाया। मैं पूछना चाहता हूं गरिमा जी, लोकायुक्त कानून बना? नहीं। नौजवान बच्चों को रोजगार मिल रहा है? नहीं। उत्तराखंड की राजधानी तय हो रही है? नहीं। उत्तराखंड से पलायन रुक रहा है? नहीं। हाँ, इतना जरूर हो रहा है। अगर हम राजधानी मांगते हैं तो दीक्षित आयोग, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सर, अब तक मिली तो स्थायी राजधानी भी नहीं है ना उत्तराखंड को, अब तक मिली तो स्थायी राजधानी भी नहीं है। गरिमा मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ। जब हम इनसे कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लगाओ, तो फिर बना दी समिति। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी आफत आ गई इनको ये कहने में कि कैबिनेट में आज से हम सख्त भू कानून लागू करते हैं? ये कोई केंद्र का मामला नहीं है भाई, ये राज्य का अपना अस्तित्व का सवाल है। और अब पहले तो उत्तर प्रदेश को गरिया रहे थे हम, पहले तो हम दिल्ली को ललकारते थे, आज तो ये हमारे ही नागनाथ और सांपनाथ बैठे हैं और ये हमारा अस्तित्व बेचने पे लगे हुए हैं। ये कहने का मेरा मतलब है, ये दोनों झूठे नंबर 1 बेईमान पार्टियां हैं। ये केवल और केवल जनता का ध्यान बटाकर पूरे उत्तराखंड से लेकर देश को बेचने पे लगे हैं। मेरा मानना है, अगर ये नहीं सुधरे तो हम देश की सुरक्षा के लिए जान देने वाली लोग कौम है। एक दिन इन भाजपा के नेताओं को घर से निकाल कर सड़कों पे हिसाब लेंगे कि तुमने उत्तराखंड को लूट कैसे लिया, बर्बाद कैसे। ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, अभी सुनीता जी हैं, जवाब ले लेंगे। तबियत से जब है, इनसे सवाल जवाब न किया जाए। आप जैसे बेईमान लोग टीवी चैनल पर आकर बोल ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं शांति प्रसाद जी प्लीज। व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मूल निवास क्यों नहीं बन रहा? हाँ ठीक है, आप सरकार से सवाल करिए, वो प्रवक्ता है। ज्वाइन की थी और कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब कहाँ थे वो नेता? कौन? तब कहाँ था उनका जमीर? अरे पैर पकड़े थे आपने, पैर पकड़े थे, पैर पकड़े थे आपने दिवाकर भट्ट जी के पैर पकड़े थे। आप पैर पकड़ के आपको सत्ता के लिए आप तो मुफ्ती आप तो जम्मू कश्मीर में पैर पकड़ लेते हो। ठीक है शांति प्रसाद जी, सुनीता जी आपस में बहस नहीं करते और मेहमान है उनको भी टिप्पणी को लेते हैं। ठीक है शांति प्रसाद जी प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। सुनीता जी आप भी, सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी मैं आऊंगी आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हाँ। सुकृति भाई साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रत्येक परिवार से जो है, ये जो जितने भी लोग हैं सब लोग राज्य आंदोलनकारियों के परिवार से हैं। पहली बात, एक शांति प्रसाद ही नहीं है यहाँ पर। नंबर 2, आप भी तो थे, सब लोग चाहते हैं भाजपा के बेईमान क्यों? ठीक है सुकृति भाई साहब ने अपनी बात रखी, उसका आगे शांति प्रसाद जी ऐसे बीच में नहीं। शांति प्रसाद जी चर्चा हो रही है, ऐसे समय बर्बाद होता है। शांति प्रसाद जी मैं आपको मौका देती हूँ, जब आप बोलते कोई बीच में नहीं बोलता। प्लीज शांति प्रसाद जी, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है सुनीता जी आपके पास आएंगे और मेहमान है उनको भी रहते समय बेकार जाता है। उमा जी हमारे पास में। उमा जी हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी शांति प्रसाद जी ने खूब कह लिया, बीजेपी को कह लिया, कांग्रेस को कह लिया, उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ नहीं किया। आप तीसरी पार्टी के तौर पर वहां पर देखे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका स्टैंड क्या है भू कानून को लेकर? देखिए, उत्तराखंड में इस समय अगर हम वाकई में उत्तराखंडियत को बचाना चाहते हैं और उत्तराखंड की अस्मिता को बचाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारी एक क्षेत्रीय पहचान है उत्तराखंड, और हम लोग हमेशा
इस बात को हर टीवी न्यूज चैनल पे हम लोग कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा केंद्र हरिद्वार और हमारी 4 धाम यात्राएं हैं। बिल्कुल। अगर हम वाकई में उत्तराखंड की शुचिता को बचाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे प्रदेश के जो लोग हैं उनको अपने जल जंगल जमीन पर अधिकार मिले। जैसा कि कहा गया कि इवन हरियाणा में भी 75% से ज्यादा अधिकार सिर्फ वहां के मूल निवासियों को है। हम लोग भी वहां जाकर एकदम से कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, जमीनें नहीं खरीद सकते। मुझे मालूम है क्योंकि हमारे काफी रिलेटिव हरियाणा से हैं, तो मुझे मालूम है कि वहां पर किस तरीके से सख्ती से जमीन की खरीद फरोख्त को हरियाणा सरकार ने रोका हुआ है, और उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी की दोनों सरकारें वहां पर सख्त भू कानून लागू करने में शामिल रही। लेकिन उत्तराखंड में जो स्थिति है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यहाँ पर अपनी गेंद दूसरे के पाले में, दूसरे से अपने पाले में ही किए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं किया, बीजेपी बोलती है कांग्रेस ने नहीं किया, जबकि दोनों ही इसमें समान रूप से दोषी हैं। कोई कम और कोई ज्यादा हो सकता है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन कांग्रेस भी अगर पल्ला झाड़ दे कि हाँ हमने बहुत सख्त भू कानून लाए थे और उसको त्रिवेंद्र रावत जी ने खारिज कर दिया, तो मैं इस बात को बिल्कुल 100% डिनाई करती हूँ। इस समय उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून की आवश्यकता है, जिससे कि यहाँ के लोगों को अपनी जमीन पर अधिकार मिले, तभी हम लोग आशा कर सकते हैं कि हमारा जो है पलायन वो रुकेगा। बाहर से भू माफिया यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, लोग कहते हैं, ये बात भी बड़े ग्राउंड में सुनने को मिलती है, जी पैसा तो प्लेन से ही आ रहा है, पहाड़ियों के पास तो पैसा नहीं था। इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग मैं बिल्कुल अपने आसपास में मैं सुनती हूँ। तो सरकार को इन शब्दों को रोकने के लिए सरकार को सख्त पहल करनी पड़ेगी। आप अपनी इंडस्ट्री, सरकारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है? यहाँ के लोगों को अपने जमीन का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिसमें कि वो अपना काम कर सके? यहाँ पर अगर आप रिसोर्ट संस्कृति कर देंगे, यहाँ पर अगर आप सिंगापुर और थाईलैंड वाली संस्कृति को लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो हमारे उत्तराखंड में बचेगा क्या? और ये उस वक्त में हो रहा है। और उमा जी, खास बात तो ये कि ये उस वक्त में हो रहा है जब रोजगार और पलायन उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। हमारी जमीनें दूसरे प्रदेश के लोग खरीदे लेके जा रहे हैं, और हम लोग वहां पर चौकीदारी कर रहे हैं। हम लोग वहां पर छोटी मोटी नौकरियों के लिए खड़े हुए हैं। हमारे बच्चे, हमारे यहाँ अंकिता जैसा हत्याकांड हो जाता है। अंकिता हत्याकांड सिर्फ एक छोटी घटना नहीं है। अंकिता हत्याकांड बताता है कि हमारे प्रदेश के युवाओं के रोजगार की क्या स्थिति है। सिर्फ 10,000 रुपए महीना के लिए एक परिवार अपनी बच्ची को एक सुनसान रिसोर्ट में नौकरी करने के लिए भेज देता है। ये स्थिति हमारे यहाँ हमारे परिवारों की है। क्यों नहीं वो रिसोर्ट जो है, वो जो हमारे गाँव है, वो इतने मजबूत हुए कि अंकिता जैसी बेटियों को नौकरी करने के लिए किसी दरिंदे के यहाँ ना जाना पड़े। ये हालत बिल्कुल। और खास तौर पर उत्तराखंड की अगर बात करें, उमर जी ठीक है आपके पास आएंगे, शिषपाल जी हैं, इनको भी लेते हैं, वक्त कम हो रहा है हमारे पास में। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश भी है, 4 धाम वहां पर हैं, जिसके चलते हर साल जब यात्रा होती है तो लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो न जाने कितने पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में अगर ठीक तरीके से उत्तराखंड प्रदेश की अपनी जनता वहां पर अगर चीजें करती है तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है राजस्व भी बढ़ेगा और साथ ही साथ और भी आम जनता को भी बहुत फायदा होगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या फिर जो भी एक्टिविटीज होती हैं सब बाहर के लोगों ने आकर यहाँ पर बसा लिया है। वो पैसे कमा रहे हैं और जो क्षेत्रीय लोग हैं इनको कुछ पैसों की नौकरी पर रखा हुआ है। यही पूरा फॉर्मेट चल रहा है, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। अब शिषपाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से काफी देर बाद लौटे इनके पास। जी शिषपाल जी, आप बताएं। देखिए, आपकी पार्टी को भी उतना ही दोषी ठहराया गया है जितना बीजेपी से आज हमने सवाल किया। ऐसा नहीं है आज वो सत्ता में से सवाल उनसे हो गया, लेकिन जब आप थे तब भी कुछ नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं कि एक समस्या, आप गैरसैंड को लेकर सत्ता, अनम्यूट कर लें सर, पहले तो अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक तो जिन जिन मुद्दों को चाहे आप कहिए, चाहे आप रोजगार कहिए, चाहे पलायन कहिए, स्थायी राजधानी की बात करिए, ये सारी समस्याएं कार्यकाल में तो आपके भी थी, निजात लेकिन मिली नहीं। गरिमा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन जो आरोप कांग्रेस पे लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है ये नहीं किया, वो नहीं किया, उससे मैं सहमत नहीं। बताओ, जो उत्तराखंड का जो भी विकास है वो कांग्रेस पार्टी के दौर में एनडी तिवारी जी ने उत्तराखंड के विकास की नींव रखी। चाहे आप देहरादून का शिटपुल देखें, हरिद्वार शिटपुल देखें, उधम सिंह नगर के शिटपुल देखें, जहां उत्तराखंड के हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला और उत्तराखंड में विकास का एक पर्याय बन गया। आप चाहे गुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज देखे, द्वारहाट इंजीनियरिंग कॉलेज देखे, चाहे आप दून यूनिवर्सिटी आप देखें। सर, स्थायी राजधानी अब तक क्यों नहीं मिली? स्थायी राजधानी क्यों नहीं मिली? आपके सब काम कांग्रेस सरकार में। और जहां तक राजधानी का सवाल है, राजधानी गैरसैंण में जो
पहली कैबिनेट बैठक टेंट में की वो कांग्रेस की सरकार में हुई, और जो पहली विधानसभा का सत्र हुआ टेंट में वो भी जो है कांग्रेस की सरकार में हुआ, और जो वहां पर आज दिव्य भव्य विधानसभा का भवन में उसको भी कांग्रेस की सरकार हाँ सर, आप दीवारें बनाकर खड़ी कर दी, उसके बाद उसका क्या हाल हुआ? स्थायी राजधानी हम नहीं बना सके, इसका हमको मलाल है। अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा चांस मिलता, निश्चित तौर पर राज्य के पास अभी तक अपनी अस्थायी राजधानी होती है। आएंगे सुनीता जी, आएंगे, इसके बाद आएंगे आपके पास। में लौटेंगे, गैरसैंण को हम अस्थायी राजधानी घोषित करेंगे, और जो ये सख्त भू कानून की मांग हमारे आंदोलनकारी साथी कर रहे हैं, राज्य की जनता कर रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उस पर कदम आगे बढ़ाएगी। 2018 में जो त्रिवेंद्र सरकार ने गलती की, त्रिवेंद्र जी ने जो राज्य में निवेश के नाम पर, पहाड़ों में उद्योग चढ़ाने के नाम पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट के नाम पर राज्य की जनता को गुमराह करके ये संशोधन के, हम इस संशोधन को वापस लेंगे, जो पहले की स्थिति है उसको बहाल करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो है आज से जो है। ठीक है, आप जवाब लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुनीता जी जल्दी कंप्लीट करेगा और सबकी एक प्रतिक्रिया हो जाए। हाँ, विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी से जब भू कानून के बारे में पूछा जाता है तो वो बोल रहे हैं हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला घुड़दौड़ी, है ना। तो ये 2005 में तो सब गिनाते हैं ना मैडम, जब बीजेपी वालों के पास आते हैं वो बताते हैं हमने क्या क्या किया। बिल्कुल की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं भाई, डेवलपमेंट पे नहीं पूछा जा रहा है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कुकृति भाई साहब की कोट करूंगी कि इन्होंने यूसीसी पे बोला कि स्वास्थ्य और शिक्षा की जो है वो यूसीसी में होता है, तो यहाँ पे यूसीसी का जो अभिप्राय है वो स्वास्थ्य और शिक्षा से नहीं है। कुकृति भाई साहब, शीशपाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप शांत हो जाइए, आपके पास आएंगे, एक साथ दो लोग नहीं बोलते। शीशपाल जी का जमीनों का उनसे रिलेटेड ही यूसीसी है, लेकिन जो भू कानून वाली बात है, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने पहले भी इस दिशा में कदम उठाए और अब भी जो समिति है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन आंदोलनकारी प्रदीप जी ही अभी कह रहे थे कि भाई डिस्क्लोज क्यों नहीं किया सुनीता जी? देखिए, डिस्क्लोज करने के लिए हम एकदम से अब पूरा जो है समितियां हो रही हैं, उनकी बैठकें चल रही हैं, जब उसका पूरा अभी आ जाएगा, यानी वही बात हो गई ना प्रायोरिटी वाली, जो आपने प्रायोरिटी वाली बात कही थी वही पर बात अटक गई है कि आपके लिए प्रायोरिटी में पहले और चीजें हैं। नहीं, प्रायोरिटी में मैंने शुरू की बात की, यूसीसी प्रायोरिटी में है, भू कानून प्रायोरिटी में नहीं है भाजपा के लिए। मैंने पहले ही कहा कि यूसीसी हमने चुनाव से पहले जनता के साथ वायदा किया था, वो हमने निभाया, लेकिन भू कानून की हमने समिति उससे पहले बना दी थी। हम लोग जो है भू कानून की समिति बनाकर उस दिशा में काम कर रहे हैं। लोकसभा में लेके आए, गुमराह करने का काम है आपका। शीशपाल जी तो पता नहीं, शीशपाल जी एक साथ नहीं बोलते, आप जब बोल रहे हैं ना आपकी कोई बात नहीं आ रही है। नहीं शीशपाल जी प्लीज, आप केवल झूठ बोलने का काम करती हैं। ठीक है शीशपाल जी बीच में नहीं बोलिए, मैं आई थी ना आपके पास, अब उनका मौका है, कोई बीच में मत बोला करिए प्लीज। बोलेंगे शीशपाल जी, ठीक है, आंदोलनकारी है, प्रदीप जी के पास चलते, प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, प्रदीप जी आप बताइए, देखिए यही चल रहा है ना कि आपस में लड़ते रहिए, वो कह रहे हैं हमने भी सब किया, वो कह रहे हैं हमने भी सब किया, हुआ कुछ नहीं। आंदोलनकारी फालतू में क्रांति दिवस का इंतजार कर रहे हैं, वो आंदोलन करेंगे। ये दोनों ने ठगा है ना, आपको लग रहा है कि दोनों ही दलों की ओर से ठगा गया जनता को? हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य ये रहा कि दोनों ही दलों को 10-10 वर्ष मिले और 10 वर्ष में आजादी नहीं दे पाए। दूसरे राज्यों में जाके हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि हमारी कैपिटल कौन। 23 साल के अंदर हम अपना भू कानून नहीं बना पाए, और हमने हिमालयी जो पूरी हिमाचल परिस्थिति है, ये हम लोग हिमालय राज्यों के राज्य हैं, हम वो नहीं कर पाए। उत्तराखंड को केवल और केवल प्रयोगशाला बनाया गया। आप कोई भी चीज देखिए, सर्वप्रथम उत्तराखंड, लेकिन प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पे आने की बात होती है उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिले। आप ये देखिए कि यहाँ कोई भी किसी भी तरह की होती है, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, जो दल यहाँ के जो दरी बिछाने से लेके ऊपर का कार्य करता है, आप उसको अवसर दीजिए। यहाँ तो लोगों ने इतनी तगड़ी भारी रही कि पता लगा पायल आयोग में भी कहीं बाहर से लेके आ गए, पता लगा कि कोई दायित्वधारी है वो कुछ दूसरे जिले से लेके आ गए। तो ये थोड़ा सा हमारी मंशा होती है। जो अभी सुनीता जी ने जो बात कही, मैंने स्वास्थ्य और ये तो मैंने जो सारी चीजें जोड़ी है, ये मैंने इंक्लूड करके बोला है, ये ठीक है करके बोला है, समझिए बात को। यूसीसी का अभी मैं जाना नहीं चाहता इस मुद्दे में। यूसीसी तब ज्यादा बढ़िया होता कि अगर सरकारें उसका ड्राफ्ट डिस्क्लोज करती पब्लिक के सामने कि क्या है इसके अंदर। जैसे हमारा भू कानून है, अगर जब हमारी जमीन नहीं बचेगी, चाइना और नेपाल में आप देख रहे हैं, एक तरफ
खुद भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जिस चीज का प्रचार प्रसार करती है, ये जो बीच में भी हुए हैं, आप ये देखिए कि जब हमारी जमीन लूट जाएगी तो हम कहां जाएंगे हमारे? बिल्कुल सर, उसी को लेकर बात कर रहे हैं, उसी को लेकर बात हो रही है। जिन हमारे सिख बंधुओं ने उस काशीपुर को, उधम सिंह नगर को जो बसाया था, जो अभी आपने देखा होगा डोईवाला में। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, जल्दी से और लोग भी हैं। उमा जी के पास जाते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। उमा जी, आपने अपने स्टैंड को तो क्लियर कर दिया कि आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड रखेगी अगर वो आती है, क्योंकि तीसरे विकल्प के तौर पर है। लेकिन ये भी बताइए कि प्रायोरिटी को लेकर सुनीता जी ने अभी कहा था कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये हम देख पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में प्रायोरिटी में है भू कानून, या फिर वो मुद्दे प्रायोरिटी में होते हैं जो वोट दिलाते हैं, जो ध्रुवीकरण करते हैं? चुनाव से पहले आपने ही सबसे पहले कहा था कि ऐसे मुद्दे उठा दिए जाते हैं। जी, मैंने इस बात को पहले भी कहा कि चुनाव आ रहे हैं तो अब ये सारे मुद्दे दोबारा से उठने शुरू हो जाएंगे। और अब आप देखिएगा कि ये जो पहले मणिपुर, उसके बाद हरियाणा, और अब दिल्ली में भी कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि वहां पर भी बड़े भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। देहरादून में भी रैलियां शुरू हो गई हैं। तो जैसे जैसे चुनाव आएगा हम लोग ये विभत्स और घृणित राजनीति उत्तराखंड में के साथ साथ पूरे देश में देखेंगे। और अभी आप देखिएगा फिर वो शेर, फिर दोबारा कहना चाहूंगी, सरहद पर तनाव है, लगता है चुनाव है। ये जो शेर है ये वाकई में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की असलियत को दिखाता है कि किस तरीके से भावनात्मक मुद्दों को भड़काया जाता है, किस तरह से जनता की भावनाओं को भड़काया जाता है। और देश में पोलराइजेशन की जो घटिया राजनीति पिछले 7-8-10 वर्षों से बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, उसके शिकार होकर लोग वोट देने के लिए पहुंच जाते हैं। उस समय वोट देते हुए दिमाग का यूज नहीं करते। दिमाग तो उसके बाद खुलता है जब नौकरियां नहीं मिलती, जब कोरोना में हाहाकार मचता है, जब बच्चों के स्कूलों की जब फीसें बढ़ती हैं, तब जाके लोग समझ पाते हैं कि हमने किया। तो मैं समझती हूँ ऐसा होता होगा, आप बिल्कुल वाकिफ है इन चीजों से, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। सरहद पे तनाव है, किसने किया तनाव सरहद पे, बताइए जरा, उनका भी नाम ले दीजिए। आप संतुष्ट हो? बता दीजिए वो जो RDX 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके आज तक दोषी आपको पकड़। ठीक है, अभी भू कानून पर प्लीज उमा जी, प्लीज अभी भू कानून को लेकर हमने बात की, जल्दी से कंप्लीट करिए, क्लोजिंग का टाइम है। सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी, उमा जी। चुनाव होता है उसी राज्य के बटालियन सीमा पर पहुंच जाते हैं, उसी राज्य के लोग आना शुरू हो जाते हैं। प्रदेश के बाद अपने भाई को खोया है। ठीक है सुनीता जी प्लीज, उमा जी, ठीक है। ठीक है, देखिए भू कानून को लेकर हम बात कर रहे हैं, प्लीज इन सारे मुद्दों पर अभी बात नहीं होगी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आंदोलनकारियों का ये सपना है कि अपना भू कानून होगा और जिसके बाद उत्तराखंड प्रदेश की जो आम जनता है ये मजबूत हो सकेगी और अपने पैरों पर खड़े हो सकेगी। हालांकि अब तक भू कानून को लेकर अलग अलग सरकारें जो आई, इनकी ओर से चुनाव से पहले खूब बातें हुई, लेकिन काम अब तक किसी भी ओर से नहीं किया गया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उनकी ओर से कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन इस कमेटी के बाद क्या समाधान निकलेगा इसका इंतजार है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।